BA पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। हम अपने लेसन्स में इन दिनों राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों को वर्णित कर रहे हैं। हम अपने पिछले लेसन में समझ रहे थे कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी होती हैं। हमने पिछली बार समझा कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति संसद को आमंत्रित या आहूत कहना होता है, उसको आहूत करते हैं एवं स्थगित करते हैं। हमने पढ़ा कि वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। किसी विधेयक पर जब दोनों सदनों का विवाद होता है या मतभेद होता है तो वो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी आहूत कर सकते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होता है जब नई लोकसभा आती है या हर वर्ष संसद बैठती है। इसी तरह सदनों में सदस्य मनोनीत भी करते हैं राष्ट्रपति। और आखिर में हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। हर विधेयक जो भी संसद के दोनों सदनों से पारित होता है वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उनके हस्ताक्षरों के लिए। जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं उसी के पश्चात वह विधेयक कानून का स्वरूप ले लेता है। धन विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता, किंतु साधारण विधेयकों को वह पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं। यह इस तरह से माना जा सकता है कि धन विधेयकों के अलावा जो भी साधारण विधेयक होते हैं जो कानून बनाने के लिए प्रस्तावित होते हैं वो दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति उन पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अपने हस्ताक्षर करके उन्हें वापस सदन के पास भेज देते हैं और वो उस समय से कानून का स्वरूप ले लेते हैं। इसमें एक बात यह राष्ट्रपति कर सकते हैं कि किसी समय राष्ट्रपति को किसी विधेयक से कोई असहमति हो या कोई उनका संदेश हो, वो चाहते हो उस विषय पर संसद पुनः विचार करे, कुछ गंभीरता किसी मुद्दे पर वो चर्चा के लिए रखना चाहते हो, चर्चा के लिए प्रस्तुत करना चाहते हो, तो राष्ट्रपति अपने संदेश के साथ उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं। पुनर्विचारित ऐसे विधेयक या संसद के द्वारा ऐसे विधेयक को अगर वह पुनः राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजें तो राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करके उसे कानून का स्वरूप देना होता है। वह केवल एक बार पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या राष्ट्रपति किसी विधेयक को हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं क्या? तो हमारे संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत
राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकृत कर दें, जैसा कि अमेरिका के संविधान में मौजूद है, और वहां हम उसे कहते हैं, अमेरिका के अंदर हम उसे वीटो के नाम से जानते हैं, इस शक्ति को, इस प्रक्रिया को। भारत के अंदर वीटो जैसी कोई प्रक्रिया संविधान के अंदर नहीं दी गई है। तो क्या राष्ट्रपति किसी विधेयक को जिससे वो असहमत हो रोक सकते हैं? संविधान हमारा इस बारे में शांत है। हमारा संविधान ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताता है जिसके तहत राष्ट्रपति मना कर सके। लेकिन हमारे संविधान में यह भी प्रावधान नहीं है कि कोई विधेयक पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत होता है तो वह कितने दिनों में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर कानून का स्वरूप लेगा। कोई समयावधि प्रस्तावित नहीं है, समयावधि का प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से राष्ट्रपति अगर चाहें तो वे जिस विधेयक से सहमत ना हो उसको वो अपने पास अनिश्चितकालीन समय के लिए रख सकते हैं, बिना हस्ताक्षर किए उसे अपने पास रखे हुए वह समय गुजार सकते हैं। जब तक वह हस्ताक्षर नहीं होंगे वह कानून तो बन ही नहीं पाएगा। और कार्यपालिका के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह राष्ट्रपति को दबाव दें या मजबूर करें कि वह हस्ताक्षर करके उनके पास पुनः भेजें। ऐसे में राष्ट्रपति उसको लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं और वह कानून नहीं बन पाएगा। इस प्रक्रिया को हम सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। पॉकेट का मतलब जेब और वीटो मतलब मना करना, तो हम इसे जेबी वीटो भी कहते हैं। तो यह जो निलंबन का जो एक निषेधाधिकार राष्ट्रपति के पास मौजूद है, यह कोई प्रावधान नहीं है, अपितु यह एक प्रक्रिया की खामी है जिसको राष्ट्रपति प्रयोग में ले सकते हैं। यह एक संवैधानिक अवरोध है जो कि कोई बुरी नियत से नहीं किया जाने वाला है, बल्कि वह एक अवरोध है जो पैदा हो रहा है, जो राष्ट्रपति की नजर के अंदर एक विधेयक के अंदर वो अपनी सहमति ना जुटा रहे हो, ना अभिव्यक्त कर रहे हो। तो संविधान निर्माताओं का यह विचार था कि संसद जैसी व्यस्त संस्था यदि राजनीतिक तत्वों से प्रभावित होकर किसी विधेयक पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से पूर्ण विचार नहीं कर सकती है, तो राष्ट्रपति अपने अनुभव व ज्ञान से उपयुक्त सुधार के सुझाव दे सकेगा। यानी जब संसद के अंदर जब संविधान निर्मात्री सभा के अंदर इन बातों पर चर्चा हो रही थी, तब भी यह बात रही, लेकिन यह महसूस किया गया कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति इसलिए रहेगी जिससे कि वह किसी जल्दबाजी में या किसी अधिक मेजॉरिटी के चलते किसी कार्यपालिका की नीयत ठीक नहीं हो या उनका इरादा में कोई गलत बात हो तो वो राष्ट्रपति उसको रोक सकेंगे। तो ये जो सस्पेंसिव वीटो की जो बात है,
यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है हमारे राष्ट्रपति की शक्तियों का, कि वे मना तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी बात को, किसी विधेयक को इतनी देर तक सहमति नहीं देंगे कि वह अपने आप समाप्त हो जाए। तो कुछ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसका हमने देखा जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री। आतंकवाद पंजाब के अंदर उस समय जोरों पे था और उस समय एक पोस्टल बिल आया, डाक विधेयक, जो कि दोनों सदनों से पास हो गया। भारी बहुमत था उस समय सरकार के पास, संसद में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। उसके चलते उन्होंने वह विधेयक पारित करके जब राष्ट्रपति के पास भेजा तो ज्ञानी जैल सिंह ने ना तो उस पर मना किया, ना उसको पुनर्विचार के लिए भेजा, बस अपने पास रखा और अंत में वो विधेयक इतिहास में चला गया, वह कभी कानून नहीं बन पाया। तो यह जेबी वीटो का उदाहरण है। इस तरह कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व आज्ञा के बिना भी संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो भी विधेयक धन के खर्चे से संबंधित होते हैं या कराधान से संबंधित होते हैं, उन्हें हम मनी बिल्स कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। और जो धन विधेयक होते हैं, आर्टिकल 110 के तहत जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो उसको प्रमाणित करते हैं कि यह विधेयक धन विधेयक है, और जो भी धन विधेयक होगा वह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, और लोकसभा में प्रस्तुत होने से पहले राष्ट्रपति उसकी अनुमति प्रदान करेंगे। दोनों बातें इसमें शामिल हैं कि जो भी धन विधेयक होगा वह लोकसभा में प्रस्तुत होगा, और जो भी धन विधेयक होगा वह राष्ट्रपति की मंजूरी से ही प्रस्तुत होगा। तो राष्ट्रपति की और धन विधेयक कौन उसे प्रमाणित करेगा? लोकसभा के स्पीकर, आर्टिकल 110 के तहत। तो अब बात यह रहती है कि जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति ने धन विधेयक मान करके, जब राष्ट्रपति ने धन विधेयक मान करके क्या, स्पीकर ने बोला है कि ये धन विधेयक है और उनके पास वो आया अनुमति के लिए, तो जब राष्ट्रपति ने उसकी अनुमति प्रदान की है लोकसभा में उसे प्रस्तुत करने की, तो ऐसा जब धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर अपनी स्वीकृति देने के अंदर समय नहीं लगा सकते। ऐसे विधेयक को उसे तुरंत अपनी स्वीकृति प्रदान करके, हस्ताक्षर करके उनको कानून का स्वरूप देना ही होगा। इसमें वो डिले नहीं कर सकते। यानी धन विधेयक के अंदर वे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तुरंत प्रदान करेंगे और उसको कानून बनवाएंगे। मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि कोई भी विधेयक जिसमें धन के खर्च होने का प्रावधान हो या करारोपण का प्रावधान हो, ऐसा विधेयक धन विधेयक कहलाता है। और यह जो डेफिनेशन है कि धन विधेयक कौन सा होता है, किस प्रकार के विधेयक को हम धन विधेयक कहते हैं, यह संविधान के अनुच्छेद 110 के अंदर हमने वर्णित कर रखा है। तो जब कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो लोकसभा का स्पीकर उसको प्रमाणित कर सकता है कि यह धन विधेयक है, और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, और दूसरा, धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही प्रस्तुत होगा। तो धन विधेयक जब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं
प्रस्तुत करने की मंजूरी के लिए, अनुमति प्राप्त करने के लिए। तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति प्रदान करके उस विधेयक को वापस लोकसभा में भेजते हैं स्पीकर के पास। स्पीकर उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब जब ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति की पहले से ही मंजूरी प्राप्त आया है, तो जब वो पास होकर के पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है उनके हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति उसमें अविलंब अपने हस्ताक्षर करके उसको वापस भेजते हैं कानून का स्वरूप देकर के। इसके अलावा, धन विधेयक के अलावा कोई और विधेयक होगा तो वह राष्ट्रपति उसको सस्पेंसिव वीटो के तहत अपने पास रोक पाने की क्षमता उनके पास मौजूद होती है। ऐसे कुछ और विधेयक भी होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व आज्ञा के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। उनकी चर्चाएं हम आपको अगले और कुछ लेसन्स में करेंगे। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति को संसद को संदेश भेजने का राष्ट्रपति को संसद के पास, मतलब दोनों सदनों को संदेश भेजने की शक्ति भी प्रदान है, जो आपने याद होगा हमने चर्चा करी थी। आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 के तहत हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति कोई मुद्दे को प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर कोई संदेश भी भेज सकते हैं। इसके पश्चात हम राष्ट्रपति की एक और विशेष शक्ति के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं, और वो है अध्यादेश लागू करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति जब व्यवस्थापन के क्षेत्र में एक अत्यंत ही व्यापक शक्ति उनके हाथ में है कि जब संसद का अधिवेशन ना हो रहा हो, आप गौर से समझिएगा इस बात को, कि जब संसद का अधिवेशन ना हो रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं। इस प्रकार जारी किया गया अध्यादेश उतना ही प्रभावपूर्ण एवं शक्तिशाली होगा जितना कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून। परंतु यह अध्यादेश संसद का अगला अधिवेशन आरंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात समाप्त समझा जाएगा। यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। मैं इस अध्यादेश वाली शक्ति के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। अध्यादेश वह शक्ति है राष्ट्रपति की। अब यहाँ आप समझ के चलिएगा कि हम जब राष्ट्रपति की शक्ति कह रहे हैं तो वास्तव में वो किन की शक्ति है? आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्ति की। आर्टिकल 74 आपको याद ही है, हमने हरदम आपको एम्फसाइज किया है, आपको अंडरलाइन करके बोला है मैंने कि जब तक कि राष्ट्रपति की कोई विशेष परिस्थिति ना हो, राष्ट्रपति खुद अपने तरफ से कोई कार्य नहीं करते, वो सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करते हैं आर्टिकल 74 के तहत। तो अब ये अध्यादेश की शक्ति को भी आप उसी बैकग्राउंड में समझिए कि जब हम कह रहे हैं आपको कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो वह शक्ति मंत्रिपरिषद इस्तेमाल कर रहे हैं कानून बनाने की, ऐसी शक्ति जो कि वो यूज कर रहे हैं जब संसद अधिवेशन में ना हो। आपको ध्यान होगा संसद हमेशा लोकसभा या राज्यसभा में अधिवेशन में नहीं होती है। संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है, राष्ट्रपति ही बुलाते हैं और राष्ट्रपति उसका सत्रावसान करते हैं। तो जब संसद सत्रावसान के पश्चात अधिवेशन में ना हो, तब किसी कानून की जब जरूरत पड़ती है तो हम अध्यादेश जारी करते हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर मौजूद है आर्टिकल 123 के तहत। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से अपनी अगली चर्चा के अंदर समझेंगे। आज के लिए विधायी शक्तियों के संदर्भ में इतना ही। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम
अध्यादेश को समझते हैं। धन्यवाद।